अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने वहाँ पर देखा कि विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो किन फ्लूइड्स का ज़्यादा होता है और किन फ्लूइड्स का कम होता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स। स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में से मूव करता है, चाहे वो मीडियम लिक्विड मीडियम हो या वो मीडियम कोई गैसियस मीडियम हो, तो वो मीडियम उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाता है। इवन अगर मैं भी एयर में से मूव करता हूँ तो एयर मेरे ऊपर भी अपोजिंग फोर्स लगाती है। अगर बोट पानी में से मूव कर रही है तो वो जो पानी है वो बोट के ऊपर फोर्स लगाता है, अपोजिंग फोर्स। अगर जहाज़ एयर में से ट्रैवल कर रहा है तो वो जो एयर है वो जहाज़ के ऊपर अपोजिंग फोर्स ज़रूर लगाती है। ये अलग बात है, कुछ मीडियम ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, कुछ मीडियम कम अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, लेकिन सर उस अपोजिंग फोर्स को फ्लूइड्स की दुनिया में ड्रैग फोर्स कहा जाता है या विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। An object moving through a medium experiences an opposing force called drag force। ठीक है जी। ड्रैग फोर्स सर कहाँ मौजूद होती है? ड्रैग फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड। वो जो मीडियम है, वो जो लिक्विड है या गैस है या वो जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड और जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके दरमियान ड्रैग फोर्स मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक बोट मूव कर रही है पानी के अंदर, तो वो जो पानी है वो मीडियम है, जबकि वो जो बोट है वो ऑब्जेक्ट है, उनके दरमियान एक अपोजिंग फोर्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है। मतलब गाड़ियों के केस में अपोजिंग फोर्स को हम सिंपली फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं, लेकिन फ्लूइड्स की दुनिया में उस अपोजिंग फोर्स को ड्रैग फोर्स कहा जाता है। ठीक है जी। अगर आप समझना चाहें तो यह है वही चीज़, ठीक है, सिर्फ मीडियम का फ़र्क है। सॉलिड्स के अंदर हम उसको फ्रिक्शन का नाम दे देते हैं, फ्लूइड्स के अंदर हम उसको ड्रैग फोर्स का नाम दे देते हैं। अब सर ये ड्रैग फोर्स होगी कितनी, इसका रिलेशन क्या है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इसको कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, कैसे मालूम किया जा सकता है, इसके लिए एक लॉ है जिसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। इसकी ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम इस लॉ को ड्राइव करते हैं। ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि जो ड्रैग फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ड्रैग फोर्स जिन तीन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनमें से पहला जो पैरामीटर है वो है मीडियम की विस्कोसिटी। कौन सा मीडियम, कौन सा विस्कस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप भागें, एक तरफ नहर है आपके पास पानी की और एक तरफ नहर है शहद की, दोनों के अंदर से आप एक ऑब्जेक्ट को दौड़ाएं तो कौन सा ऑब्जेक्ट आगे निकल जाएगा? तो आप में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि सर वो ऑब्जेक्ट जो पानी में भाग रहा है वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि पानी की फ्रिक्शनल इफेक्ट या पानी का फ्रिक्शनल इफेक्ट यानी विस्कोसिटी हनी के मुकाबले में कम होती है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम में से मूव कर रहे होते हैं उस मीडियम की विस्कोसिटी बड़ी अहम होती है। ठीक है जी। इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने दो बीकर्स कंसीडर किए। एक बीकर के अंदर मैंने आपको वाटर दिखाया ब्लू कलर में और एक बीकर के अंदर मैंने आपको ये रेड कलर के अंदर शहद दिखाया। ठीक है जी। तो मैं करता ही हूँ, मैं दो सफेयर्स लेता हूँ, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स लेता हूँ, ये दो आप बॉल समझ लें, स्फेरिकल बॉल्स, और दोनों को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। जब मैं दोनों को यहाँ से, एक को यहाँ से छोड़ूंगा एक को यहाँ से छोड़ूंगा, जब मैं दोनों को छोड़ूंगा तो मैं देखूंगा कुछ देर के बाद ये जिसको मैंने पानी में छोड़ा था वो बॉल आगे निकल गई है और जिसको मैंने हनी में छोड़ा था वो बॉल अभी आगे नहीं गई, बल्कि वो पानी वाले बॉल के मुकाबले में थोड़ा सा पीछे है। सर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है पानी की विस्कोसिटी कम है, पानी का फ्रिक्शनल इफेक्ट कम है, पानी मोशन को कम अपोज करेगा तो इसका मतलब ये बॉल तेज होगा, और अगर ये बॉल तेज होगा तो ये आगे निकल जाएगा। सर व्हाट अबाउट हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसका गाढ़ापन ज़्यादा होता है, इसका फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होता है, ये मोशन को ज़्यादा अपोज करता है। अगर ये मोशन को ज़्यादा अपोज करता है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड कम होगी तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, इसके मुकाबले में वो पीछे रह पाएगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर
अगर आपके पास जिस मीडियम में से ऑब्जेक्ट जा रहा है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो उसकी अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अगर गाढ़ापन कम होगा तो अपोजिंग फोर्स भी कम होगी। इसका मतलब अपोजिंग फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स, ये जिसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज़्यादा, ड्रैग फोर्स ज़्यादा, विस्कोसिटी कम, ड्रैग फोर्स कम। सर ये तो हो गया फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 क्या है? फैक्टर नंबर 2 है साइज और रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना है या उसका रेडियस कितना है जो ऑब्जेक्ट मीडियम में से मूव कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने फिर से आपके सामने दो अदद जो हैं बीकर्स कंसीडर किए। इन दोनों बीकर्स के अंदर अब मैंने पानी रखा है। ठीक है, पहले फैक्ट के अंदर मैं विस्कोसिटी को डिस्कस कर रहा था, इसलिए मैंने दोनों डिफरेंट मीडियम्स लिए थे। अब मैं सेम मीडियम ले रहा हूँ क्योंकि मैं विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं देख रहा, अब मैं इफेक्ट देख रहा हूँ साइज के बदलने से ड्रैग फोर्स में क्या तब्दीली आती है। ठीक है जी, अब मैंने दो बीकर्स लिए, सेम ऑलमोस्ट सेम साइज के दो बीकर्स हैं, दोनों के अंदर वाटर मीडियम के तौर पे मौजूद है पानी। अब अगर दोनों में पानी है तो दोनों के अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट सेम होगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ इस फ्रिक्शनल इफेक्ट की ज़्यादा ओपोजिशन किसके लिए होगी। इसके लिए अब की बार मैंने जो दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए हैं, आप देख सकते हैं एक का साइज कम रखा है। साइज कम रखने का मतलब रेडियस कम रखा है। एक को मैंने छोटा बॉब कंसीडर किया, इसका रेडियस कम है। एक बड़ा बॉब कंसीडर किया, इसका रेडियस ज़्यादा है। थोड़ी देर के बाद जब मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा ये जो बॉब है जिसका रेडियस कम था, ये ज्यादा फासला तय करके दूर चला गया, जबकि ये जो बॉब था जिसका रेडियस ज्यादा है इसने कम डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस को एस से मैंने यहाँ पर शो कर दिया, इसके डिस्टेंस को S1 बोल दिया, इसके डिस्टेंस को S2 बोल दिया। सर ऐसा क्यों है कि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया? इसकी वजह यह है कि इसका साइज़ कम है। जब ये मीडियम में से गुजर रहा होगा ये जो मीडियम है उससे कम टकराएगा। मीडियम के कम मॉलिक्यूल्स या कम लेयर्स इसके लिए फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रेजेंट ऑफर करेंगी। जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ बड़ा है, अगर इसका साइज़ बड़ा है तो जब ये मीडियम में से गुजर रहा होगा तो इसका सामना ज़्यादा मीडियम से होगा, ज़्यादा पानी से होगा, तो ज़्यादा पानी इसको ज़्यादा ओपोजिशन ऑफर करेगा, यानी सर इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। अगर इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी तो इसकी स्पीड डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। स्पीड अगर रिड्यूस होगी तो ये कम फासला तय करेगा। जबकि इसका साइज़ कम है, जब नीचे की तरफ को जा रहा होगा तो कम पानी से सामना होगा, कम ड्रैग फोर्स होगी, कम ड्रैग फोर्स होगी, लेस ओपोजिशन। कम ओपोजिशन मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा फासला तय कर लेगा। इसका मतलब ड्रैग फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज का मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेडियस बड़ा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा, स्पीड कम हो जाएगी। रेडियस छोटा तो ड्रैग फोर्स कम, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पे ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, आप एक काम करें, चलती गाड़ी से जब हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते हैं, ट्राई मत कीजिएगा, नुकसान भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन कभी आपने नोट किया हो ज़िंदगी में, कभी ना कभी आपने किया होगा, चलती हुई गाड़ी से जब हम हाथ बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा हाथ पीछे को फोर्स महसूस करता है। सर क्यों? क्योंकि हमारा हाथ अब एयर में है, तो एयर हाथ के ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाता है पीछे की तरफ को। ठीक है जी, अब अगर हम एक काम करें, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूंगा तो इससे होगा ये कि हाथ के ऊपर लगने वाली अपोजिंग फोर्स भी बढ़ जाती है, और अब हाथ को कंटिन्यूसली आगे ले जाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि ड्रैग फोर्स स्पीड पे भी डिपेंड करती है। स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ड्रैग फोर्स भी यानी अपोजिंग फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि मैं हाथों को रब करता हूँ, ये देखो कम स्पीड से रब कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन बहुत कम है, हीट बहुत कम पैदा हो रही है। अगर मैं तेज़ी से हरकत करूँगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब फ्रिक्शनल अफेक्ट यानी जिसको ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी जिसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो ड्रैग फोर्स 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं।
ड्रैग फोर्स का इसके साथ और इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है तीनों। मैंने लिख दिया ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदल के कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट की वैल्यू जो स्टोक्स ने कैलकुलेट की थी वो 6 पाई थी। हम इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ, इसको कहा जाता है स्टोक्स लॉ। ये डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका साइज r हो, स्पीड v के साथ किसी मीडियम में से मूव करे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो, तो वो मीडियम उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ये कांस्टेंट की वैल्यू है 6 पाई। आपको पता है मुख्तलिफ जो लॉज होते हैं उसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यूज मुख्तलिफ आती हैं, तो यहाँ पर 6 पाई आ रही है। अच्छा जी, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ, यही इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी थी। अब सर स्टोक्स लॉ किसके ऊपर अप्लाई होगा? स्टोक्स लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होता। स्टोक्स लॉ वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। कंडीशन नंबर 1, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सर जिस तरह फुटबॉल की तरह का, अगर बिल्कुल राउंड किस्म का तरबूज हो या आपके पास बिल्कुल राउंड किस्म का सिंपल पेंडुलम का बॉब, वो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। सर क्यों? इसकी वजह ये होती है क्योंकि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका रेडियस फिक्स होता है। उसका सेंटर से जो किसी भी पॉइंट तक का फासला होता है, उसके जितने भी रेडियस ले लें आप फिक्स होंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस ले लें, ये डिस्टेंस, सारे फिक्स होंगे तो हमें पता होगा यहाँ रेडियस क्या लिखना है, हम एग्जैक्टली पुट करके ड्रैग फोर्स निकाल लेंगे। लेकिन सर अगर इस किस्म का इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा? अगर इस किस्म का इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसका ये वाला फासला कुछ हो रहा है, ये वाला फासला कुछ हो रहा है, ये फासला कुछ हो रहा है, ये फासला कुछ हो रहा है, इसके सारे सेंटर से जो फासले हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। दूसरी जो चीज़ है जिस कंडीशन के अंदर स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है, दैट इज द स्पीड। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल एट लो स्पीड्स। लो स्पीड्स के ऊपर अप्लाई होता है। लो स्पीड्स के ऊपर ड्रैग फोर्स और स्पीड का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक होता है, लीनियर रिलेशन होता है। मतलब जिस रेशो से ये बढ़ रही होती है उसी रेशो से ड्रैग फोर्स बढ़ती है, जिस रेशो से ये कम होती है उसी रेशो से ड्रैग फोर्स कम होती है। लेकिन सर हाई स्पीड के ऊपर क्या होता है? हाई स्पीड के ऊपर ड्रैग फोर्स का स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, बल्कि हाई स्पीड के ऊपर ड्रैग फोर्स का स्पीड की पावर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। मतलब हो सकता है लो स्पीड पे तो ये होता है ना, अगर आपने वेलोसिटी को किया डबल या स्पीड को किया डबल तो ड्रैग फोर्स डबल हो जाती है। लेकिन हाई स्पीड के ऊपर क्या होता है? हाई स्पीड से जब आप गुजरते हैं तो आपका टकराव होता है ज़्यादा मीडियम के साथ। जब आपका टकराव ज़्यादा मीडियम के साथ होता है तो आपको ज़्यादा अपोजिशन मिलती है। हाई स्पीड के ऊपर क्या होता है? ड्रैग फोर्स हो सकता है स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही हो, यानी ज़्यादा ऑफर हो रही होगी। ये भी हो सकता है ड्रैग फोर्स स्पीड के क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही हो। तो इसका मतलब सर ये होगा कि अगर स्पीड को डबल कर दिया जाएगा तो ड्रैग फोर्स डबल नहीं होगी, बल्कि स्पीड को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ड्रैग फोर्स जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। पहले अगर एफ थी, अब नई ड्रैग फोर्स पुरानी ड्रैग फोर्स का डबल हो जाएगी। पहले स्पीड अगर v थी और अगर मैंने स्पीड को डबल किया, हाई स्पीड के ऊपर बात करो, लो स्पीड के ऊपर दुरुस्त है, इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। लेकिन हाई स्पीड्स के ऊपर क्या होगा? ड्रैग फोर्स जो होगा वो स्पीड की किसी पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हो सकता है स्क्वायर के साथ, हो सकता है क्यूब के साथ, हो सकता है पावर 4 के साथ। मतलब सपोज कर लिया कि स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पीड को पुरानी स्पीड v थी, नई स्पीड को डबल कर देंगे तो अब जो ड्रैग फोर्स होगी वो डबल नहीं होगी, बल्कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगी ड्रैग फोर्स। अब हम इसके यूनिट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ड्रैग फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ड्रैग फोर्स तो फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, इसकी यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। जल्दी से हम इसके यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लिखेंगे ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा RV। वैसे मैं इस पिछले टॉपिक के अंदर इसका यूनिट आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यूनिट आया कैसे है।
तो इसका मुझे यूनिट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट बताना है, तो ये आ जाएगा ड्रैग फोर्स ओवर 6 पाई आर वी, 6 पाई आर वी। मुझे चूंकि इसका यूनिट बताना था तो ये वाला बाकी जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ये लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूनिट बताना चाह रहे हैं इसका, तो यूनिट हो जाएगा, फोर्स होती है न्यूटन्स में, डिवाइडेड बाय ये रेडियस फासला होता है, लंबाई होती है तो ये मीटर्स में होता है, जबकि स्पीड होती है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये सर हो जाएगा आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, ऊपर जाकर पावर होगी -2, सेकेंड की पावर -1 है, ऊपर जाकर हो जाएगी +1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा का पहला यूनिट आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, साथ आ जाएगा सेकेंड। लेकिन सर ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, हम सबको इल्म है पास्कल के बराबर होता है, तो आप इसकी जगह PA यानी पास्कल भी लिख सकते हैं, साथ आपके पास सेकंड आ जाएगा, तो दूसरा यूनिट क्या बना, पास्कल सेकंड। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक और यूनिट बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स, बेस की शक्ल में इसका क्या यूनिट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक काम करें, आपको पता है मीटर बेस यूनिट है क्योंकि लेंथ बेस क्वांटिटी है, सेकंड भी बेस यूनिट है क्योंकि टाइम भी बेस क्वांटिटी है, लेकिन न्यूटन बेस यूनिट नहीं है। न्यूटन बराबर किसके होता है, न्यूटन आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma, मैस होता है kg में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, आप इसको बोलते हो न्यूटन, ठीक है जी। आप न्यूटन की जगह लिख दें, न्यूटन की जगह आप लिख दें kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, साथ मैंने लिखा मीटर की पावर -2 और साथ मैंने लिखा सेकंड। अब ये सारे के सारे बेस यूनिट्स हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा का यूनिट आ जाएगा बेस यूनिट की शक्ल में। अब आप इसको लिख सकते हैं kg मीटर की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ -2 है, तो मीटर की पावर हो जाएगी 1 - 2 और साथ सेकंड की पावर है -2 और साथ आपके पास यहाँ पर सेकंड की पावर -2 है और ये सेकंड की पावर +1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा kg मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1, तो ये kg पर मीटर पर सेकंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ही यूनिट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स, ठीक है जी। आखिरी बात हम करते हैं वो ये है कि मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक और यूनिट बताना चाहता हूँ एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो यूनिट्स बने हुए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, या फिर इसको पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, या फिर इसी को सॉल्व करने पर आता है kg पर मीटर पर सेकंड। अब मैं इसका ना CGS सिस्टम के अंदर बताता हूँ यूनिट आपको, CGS सिस्टम के अंदर। बड़े CGS सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर्स में होती है और जो मैस है ग्राम्स में होता है और जो टाइम है वो सेकंड्स में होता है। आप एक काम करें, किलो है ना, किलो की जगह सिंपली ग्राम लिख दें क्योंकि CGS सिस्टम के अंदर मैस ग्राम्स में होता है। सर व्हाट अबाउट मैस, ये मीटर है, मीटर लेंथ है, लेंथ होती है सेंटी में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट अबाउट टाइम, टाइम सेकंड्स में ही होता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, CGS सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर लेंथ सेंटी में होती है, मैस ग्राम्स में होता है, टाइम सेकंड्स में होता है। तो सर ये मैस है, ये तो kg में आ रहा है, हाँ तो ये तो आपके पास MKS सिस्टम है, ये इसको SI सिस्टम भी बोलते हैं या MKS भी बोलते हैं, जिसमें मैस kg में होता है, उसके बाद आपके पास जो मैस है वो kg में होता है और आपके पास लेंथ मीटर्स में होती है, टाइम सेकंड में होता है। CGS में क्या होता है, मैस किलोग्राम में नहीं होता, ग्राम में होता है, लेंथ मीटर में नहीं होती बल्कि सेंटीमीटर में होती है, टाइम सेकंड्स में ही होता है। अच्छा, ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको पॉइस कहा जाता है, इसको हम लोग पॉइस बोलते हैं एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।